नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल AKS क्लासेस में। भारत के भूगोल के इस क्रम में हम जारी रखेंगे हिमालय को। हिमालय की पिछली क्लास ट्रांस हिमालय से संबंधित थी। तदुपरांत आज आपको पढ़ना है ट्रांस हिमालय में स्थित ग्लेशियर। सामान्य से ग्लेशियर्स के नाम हमने बताए थे कल, ये जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये सब ग्लेशियर्स हैं। हिंदी में हम इसे हिमनद कहते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में आप ग्लेशियर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। साथ में उनकी महत्वता क्या है, पीओके में कौन सा ग्लेशियर है, याकसाई चीन के अंतर्गत कौन सा ग्लेशियर आता है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले ग्लेशियर को जानने के पूर्व मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं पार्टिकुलर अलग अलग पढ़ाऊंगा। कैसे? यदि मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ाया जिसका नाम पार हिमालय या टेथिस हिमालय है, या साथ में हम ये कह सकते हैं कि इसको हम तिब्बती हिमालय कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फैलाव तिब्बत में भी है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, मोस्ट नदर्न रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय या कहे पार हिमालय, वो जब पूर्व में ईस्ट साइड तिब्बत की ओर तिब्बत में इंटर करती है, वहाँ पर उसे हम कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। कैलाश रेंज वो एक ट्रांस हिमालय का ही भाग है। कैलाश पर्वत का नाम सुने आप? ठीक है, महादेव, भगवान महादेव का निवास स्थान। ठीक है, तो ये कैलाश रेंज ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम रेंज का हिस्सा है, भाग है, पार्ट है, खंड है। ये सारी जानकारियाँ दी थी। तो जैसे आपने ट्रांस हिमालय पढ़ा, तो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ट्रांस हिमालय में स्थित ग्लेशियर। नेक्स्ट क्लास ट्रांस हिमालय में स्थित प्रमुख पासेस, दर्रे, उसके बाद इनका समापन। फिर अगली क्लास हिमालय। सामान्य सी जानकारी आप ले चुके हैं, विजिट करिएगा। हिमालय का ढाल कहाँ है, स्लोप किधर है, एवरेज हाइट्स कहाँ है, ईस्ट वेस्ट में कहाँ साइड हाइट ज़्यादा है, चौड़ाई कहाँ है, समझ रहे हैं? अलग अलग राज्यों में क्या नाम है उसके, ये सारी चीज़ें, तमाम जानकारियाँ मैंने हिमालय के फर्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवाई थी। तो फिर हिमालय में पढ़ेंगे आप, जब बृहद हिमालय पढ़ेंगे अलग, उसमें ग्लेशियर दर्रे जो भी हैं। फिर मध्य हिमालय जिसे हम लेज़र हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं, उसमें दर्रे ग्लेशियर पढ़ेंगे आप। फिर आपका शिवालिक हिमालय आ जाएगा जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, साथ में उसे हम मैनाक पर्वत भी कहते हैं, उस पर स्थित दर्रे और ग्लेशियर्स, हिमनद। ठीक है, हालांकि जो ये तमाम जानकारियाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक साथ नहीं पढ़ाऊँगा कि एक ग्लेशियर। हालांकि एक वीडियो बना दूंगा कि एक वीडियो में सारे ग्लेशियर्स के नाम, पर उस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ग्लेशियर किस में है, किस हिमालय में है, हिमालय की किस श्रेणी या रेंज में है, क्योंकि मैं अलग अलग पार्टिकुलर उनको बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर, हिंदी में हिमनद। ग्लेशियर्स को पढ़ने के पूर्व आपको ये पता होना चाहिए हिम रेखा क्या होती है। दोस्तों, हिम रेखा ये, क्योंकि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है, हिम रेखा। दोस्तों, सामान्य सी बात करें तो हिम रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है ये वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है। इस रेखा को मान लीजिए ये आपका हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय की चोटियाँ हो गई। तो एक लाइन होती है, एक रेखा होती है ये, ठीक है, जो काल्पनिक मानते हैं हम, काल्पनिक रेखा, इसे को हम हिम रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा विशेष बात सुनिए। जो दोस्तों हिम रेखा होती है, इसके ऊपर सदैव बर्फ की चादर बिछी रहती है, बर्फ की चादर। ठीक है, यहाँ बर्फ ही बर्फ रहता है, क्लियर है? और ये बर्फ कभी भी कंप्लीट नहीं पिघलती है। हो सकता है 50% गर्मी के समय में पिघल जाए, लेकिन कंप्लीट रूप से कभी इस सीमा के ऊपर जो बर्फ़ बिछी होती है वो कभी नहीं पिघलती है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि हिम रेखा के ऊपर सदैव बर्फ़ का आवरण बना रहता है, बर्फ़ की एक परत लगी होती है।
ठीक है, ये हिम रेखा के ऊपर की बात हो रही है, ये लाइन की, ठीक है। ये दोस्तों हिम रेखा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिम रेखा की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए ये हिमालय की श्रेणियां हैं, ठीक है, ये हिमालय हो गया, इधर चला गया आपका साउथ में, सॉरी दक्षिण की ओर मुड़ गया, है ना, दक्षिणावर्त मोड़ कहते हैं इसको। तो दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि जो इसकी ऊंचाई होती है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग स्थानों पर हिम रेखा की हाइट अलग अलग होती है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर हाइट कितनी ज़्यादा, अगर यहाँ से लेंगे आप, यहाँ से मापना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट दिख रही होगी, यहाँ से कम दिख रही है, थोड़ा यहाँ से और कम दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग होती है। जैसे बात करें कि हिमालय ईस्ट साइड, इधर साइड हिमालय में हिम रेखा की जो हाइट होगी अलग होगी, पश्चिम में वेस्ट साइड भी अलग होगी, ठीक है, ऊंचाई। तो कहने का मतलब यह है कि हिम रेखा की ऊंचाई अलग अलग होती है। औसतन दोस्तों हिम रेखा की जो ऊंचाई होती है, औसतन हिम रेखा की ऊंचाई हाइट, एवरेज हाइट मानिए 4500 से लगभग 51 या 5200 मीटर मानते हैं। क्या मानी जाती है? 4500 मीटर से, ठीक है, 4500 मीटर से 5200 मीटर या 5100 मीटर तक एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई मानी जाती है हिम रेखा की। बाकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलेगा। असम हिमालय में अलग मिलेगा, नेपाल हिमालय में इसकी हाइट अलग मिलेगी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में वेस्ट साइड, जम्मू कश्मीर साइड, आपके हिमाचल प्रदेश साइड, पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता हिम रेखा को प्रभावित करती है। क्लियर है? ये पूछा जाता है कि हिम रेखा को प्रभावित कौन करता है? पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता। क्लियर है? कम वर्षा होने के कारण हिम रेखा प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख ग्लेशियर या कहें हिमनद। क्लियर है? जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू कश्मीर राज्य पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में ट्रांस हिमालय में, कौन सा हिमालय का नाम होगा यहाँ पे? ट्रांसपारथेसिस तिब्बती, कुछ भी कहें, ट्रांस हिमालय की श्रेणी का नाम, 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कल जाना उस पार, ट्रिक बताई थी मैंने। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, पूरे भारत की भी यही है क्या? उत्तरी श्रेणी, मोस्ट नदर्न रेंज ऑफ इंडिया, उत्तरी श्रेणी जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी। दोस्तों इस काराकोरम श्रेणी पर 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेनली अपन को 5 पढ़ने हैं। सबसे पहले ससाइनी ग्लेशियर, दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर, तीसरा है हिस्पार ग्लेशियर, तीसरा है हिस्पार ग्लेशियर, चौथा है बियाफो ग्लेशियर, पांचवा है बाल्टोल ग्लेशियर। क्लियर है? ये नाम याद हो जाएंगे आपको। पहला है ससाइनी ग्लेशियर, दूसरा है सियाचिन, तीसरा हिस्पार, चौथा है बियाफो, पांचवा है बाल्टोल। और भी हैं जो नाम मैं बता देता हूँ। कोंडोपिन भी एक ग्लेशियर है, ससाइनी, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोल। फिर नेक्स्ट है सियाचिन, काराकोरम पास के पास, काराकोरम ददा के पास सियाचिन ग्लेशियर। उधर साइड एक और है रिमो ग्लेशियर, रिमो हिमनद। तो इसमें से दोस्तों हम पढ़ेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में मुख्यतया। चलिए, ग्लेशियर का नाम हो गया आपका सियाचिन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जनरली सियाचिन का अर्थ होता है गुलाबों की भरमार, गुलाबों का बहुतायत से पाया जाना।
ऐसा इसका अर्थ होता है सियाचिन का। लेकिन खैर दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जाने तो ये लगभग 78 किलोमीटर के एरिया में फैला है। इसका दायरा कितना है? 78 किलोमीटर, 78। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत के मामले में पहले स्थान पर है, विश्व के मामले में द्वितीय स्थान पर है। क्या? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जिसका एरिया जितना है 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर। दोस्तों मैप में देखें सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति कहाँ है। अब तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला जाता है। तो लद्दाख राज्य के में स्थित ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी, उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। क्लियर है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी, लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित सबसे पूर्वी ग्लेशियर है। काराकोरम रेंज का मोस्ट ईस्टर्न ग्लेशियर ऑफ काराकोरम रेंज कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। याद रहेगा, सबसे पूर्वी है। देखिए इधर साइड माना जाता है, सबसे पूर्वी ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट नोट्स में लिखते जाइएगा। सियाचिन ग्लेशियर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल माना जाता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ठीक है, वार प्लेस, युद्ध स्थल। तो सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक वार प्लेस है, युद्ध स्थल है। भारत का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मैप में आइए थोड़ा सा। लद्दाख श्रेणी के, ये आप बीच वाली लाइन देख रहे हैं ना, लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के साउथ में, दक्षिण में क्या है? एक जनपद है, लेह जनपद। लद्दाख राज्य के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, लेह जिला। वो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है तथा सिंधु नदी के उत्तर में, देखिए सिंधु नदी के उत्तर में लेह है तथा लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, साउथ में है लेह। क्लियर है? एक चीज़ और जाने, लद्दाख श्रेणी में ही एक दर्रा स्थित है, एक पास स्थित है। क्या? खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये दिख रहा होगा आपको, ये। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी भारतीय सेना है, हमारी सेना के जो जवान हैं, लेह से, कहाँ से? लेह से। लेह से यदि उनको सियाचिन तक जाना है, कहाँ जाना है? सियाचिन, जो ये युद्ध स्थल है, वहाँ तक उनको अगर पहुँचना है तो वो किस रास्ते का यूज करते हैं, ज़रा ये देखिए। भारतीय सेना के जवान लेह जिला से सियाचिन पहुंचने के लिए सबसे पहले वो लद्दाख श्रेणी, ट्रांस हिमालय की दूसरी या बीच वाली श्रेणी लद्दाख रेंज पर स्थित खारदुंगला दर्रा पहुंचते हैं। लेह से कहाँ गए? ये रास्ता बना है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा को पार करके वो क्या करते हैं? सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी घाटी। नुब्रा नदी, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि सियाचिन ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है। तो आपका आंसर होगा नुब्रा नदी। तथा इस नुब्रा नदी के आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो कहलाता है नुब्रा नदी घाटी। नुब्रा नदी घाटी ये लिखा है, नुब्रा नदी घाटी। ठीक है, नुब्रा रिवर वैली। तो दोस्तों भारतीय सेना के जवान पहले लेह से चलते हैं, खारदुंगला दर्रा पहुंचते हैं, उसको पार करके वो पहुंचते हैं नुब्रा नदी घाटी। नुब्रा नदी घाटी के सहारे भारतीय सेना के जवान सियाचिन तक पहुंचते हैं। क्लियर है? कहाँ तक? सियाचिन तक। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सियाचिन से रिलेटेड कि ये विवादित स्थल भी माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित ग्लेशियर भी है।
पाकिस्तान भी इसमें अपने अधिकार का दावा करता है, किंतु इसको नियंत्रित करता है भारत के भारतीय जवान वहाँ पर आज भी उस ठंडे प्रदेश में, कड़कड़ाती ठंड में 12 महीने 24 घंटे जो है तैनात रहते हैं देश की सुरक्षा हेतु। ठीक है, तो ये विवादित भी है, पाकिस्तान अपना दावा करता रहता है, वो तो हर चीज़ में करता है, तो वहाँ भी कर रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे भारतीय सेना के जवान वहाँ बैठे हैं। और जानकारी के लिए बता दूँ, 1984 में 1984 में भारतीय सेना के जवानों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा ऑपरेशन मेघदूत किसने चलाया? भारतीय सेना के जवानों ने। कहां पर चलाया? सियाचिन ग्लेशियर के पास, सियाचिन के क्षेत्र में। क्लियर है? कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। कब चलाया? 1984 में। सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम साइड एक रिज है जिसका नाम है साल्टोरो रिज। ठीक है, साल्टोरो रिज। यहाँ पर पाकिस्तान ने एक अपना ऑपरेशन चलाया। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में यानी वेस्ट साइड एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम है क्या? अब बेल। ये पाकिस्तान के सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था अब बेल। इसके द्वारा जो सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित साल्टोरो रिज है, वहाँ पर स्थित है। बताऊँगा क्या है ये फिर। तो साल्टोरो रिज के आसपास के जो ताकतवर हाइट्स या क्षेत्र थे, ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र ताकतवर, वहां पर कब्जा हेतु पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन अब बेल चलाया था और कब्जा कर लिया था। बाद में उसके पश्चात 1984 में इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया और एक दिन के अंदर ही इस ऑपरेशन, पाकिस्तान के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अब बेल को समाप्त कर दिया, वहाँ से खदेड़ दिया और लगभग वहाँ पर मौजूद सभी ताकतवर चौकियों पर, ताकतवर ऊंचाइयों, हाइट्स पर कब्जा कर लिया। कौन? भारतीय सेना के जवानों ने। ये ऑपरेशन मेघदूत की कहानी हो गई। कब चला? 1984। माना जाता है कि 1984 से पहले सियाचिन ग्लेशियर के आसपास जो है कोई भी किसी भी देश की सेना नहीं रहती थी, लेकिन ये हरकत के बाद भारतीय सेना के जवान भी शिरकत में आए और वहाँ पर ये ऑपरेशन चलाकर वहाँ से उनको खदेड़ दिया। दोस्तों, इसमें लगभग हजारों सैनिकों की मृत्यु हुई थी, सर्वाधिक पाकिस्तान। हमारे तो लगभग 210 से 220 सैनिक जो है शहीद हुए थे, लेकिन अब बाकी समझ जाइए। ठीक है, तब से वहाँ सेना तैनात रहती है। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, वार प्लेस है। ये कहानी हो गई सियाचिन ग्लेशियर की। इतना ही जानना है, यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है? आगे हैं, अब लगे हाथ और भी पढ़ लेते हैं। जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, क्योंकि ग्लेशियर वाला ये अंतिम पार्ट है। ग्लेशियर अब नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि इतने ही पढ़ने हैं। एक ग्लेशियर का नाम है व्यास कुंड ग्लेशियर, व्यास कुंड हिमनद। ठीक है, एक है भागा, एक है किलोंग, एक है पार्वती ग्लेशियर, पार्वती। और जान लीजिए, जानना है तो एक है सोना पानी, सोना पानी। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख ग्लेशियर हिमनद हैं। आज तक यहाँ से प्रश्न नहीं बना, लेकिन ये व्यास कुंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक नदी का उद्गम होता, फिर आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की बात हो गई। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये यूके है। उत्तराखंड में आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री, मिलाम, वेरी इंपॉर्टेंट,
मिलान ग्लेशियर, मिलान हिमनद, और एक है भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ ग्लेशियर, और एक है नामिक ग्लेशियर, नामिक। क्लियर है? तो यहाँ से आपका बहुत इम्पोर्टेंट है ये मिलान, पूछा जाता है, पूछा जा चुका है कि मिलान ग्लेशियर कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो आपको उत्तर होगा उत्तराखंड। ये हो गए। इनके बारे में डिटेल जानकारी तब दूंगा जब आप हिमालय पढ़ेंगे, और हिमालय में भी पहली श्रेणी उसकी वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये नाम नोट करिएगा अपने नोट्स में। इनके ट्रिक मैं बता दूंगा जो बहुत ही फेमस ग्लेशियर हैं कि कौन से ग्लेशियर किस राज्य में, चुटकियों में याद होगा। चलिए आइए थोड़ा सिक्किम की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत फेमस है और वो कई बार प्रश्न में आ चुका है। उस ग्लेशियर का नाम है दोस्तों जेमू ग्लेशियर, जेमू हिमनद। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी, क्या नाम है दोस्तों? तिस्ता नदी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। पर कहाँ मिलती है? इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन नदी? तिस्ता नदी। कहाँ से निकली? जेमू ग्लेशियर से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक और ग्लेशियर है, सॉरी, इसका जो कुछ भाग नेपाल की ओर भी है। जेमू ग्लेशियर का थोड़ा भाग नेपाल भी चला जाता है। क्लियर है? सिक्किम में स्थित है, कुछ भाग नेपाल की ओर भी है। आगे बात करेंगे दोस्तों। एक और ग्लेशियर है सिक्किम में, एक और ग्लेशियर है सिक्किम में। एक जेमू हो गया, अब एक और हो जाएगा आपका लोनक। लोनक, क्लियर है? ये हो गया। तो दोस्तों इतना ही पढ़ना है इनसे, इतने ही ग्लेशियर पढ़ने हैं। बहुत रेयरली अब इनसे बाहर आएगा, और अगर कोई भी प्रश्न ऐसे दिखते हैं मुझे तो मैं ज़रूर ला दूंगा सामने। और ये हो गए आपके ट्रांस हिमालय पर स्थित ग्लेशियर्स। और अदर राज्य में, अन्य राज्यों में भी जो भी ग्लेशियर थे मैंने बताया इंपॉर्टेंट कौन से हैं। जैसे मिलान ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमू ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इस लाइन में जितने भी ग्लेशियर दिख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। और सियाचिन तो खैर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आप जानते ही हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक वर्ल्ड वार प्लेस है और युद्ध स्थल है। ठीक है, लगभग 78 किलोमीटर का दायरा है उसका। तो दोस्तों ये रहा आपका ग्लेशियर। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ट्रांस हिमालय में ही स्थित। इसको मिटाना है ना, मेरे को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो इसका समापन करके अब सीधे इंटर करेंगे कहाँ? अपन चलेंगे आपके हिमालय में, हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी वृहद हिमालय में पहुंचेंगे। तो इसका अगला पार्ट होगा ट्रांस हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे, जिनमें से आपको 4 दर्रे पढ़ने हैं। कितने दर्रे दोस्तों? 4। पहला काराकोरम दर्रा, दूसरा खारदुंगला दर्रा, तीसरा आपका बुर्जिल दर्रा, चौथा आपका जोजिला दर्रा। इनके बारे में भी 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी। कंटेंट अच्छा लगता है या लगा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, और नोट्स बढ़िया प्रिपेयर करें। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी AKS क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए धन्यवाद।